नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। विदेश में बढ़िया सी नौकरी हो, मोटी सैलरी हो और लग्जरी लाइफस्टाइल हो, यही सपना ज्यादातर नौजवान देखते हैं। 300 भारतीयों ने भी दुबई से निकारागुआ की फ्लाइट भी पकड़ ली, लेकिन फ्रांस में 276 को डिपोर्ट कर दिया। शक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है। आज नए डंकी रूट की फाइल खुलेगी। वैसे फाइल तो खाकी की भी खोलेंगे आज। 5 साल बाद यूपी में 60,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती निकली। सरकार के विज्ञापन में उम्र थी 18 से 22 साल, लेकिन जब बवाल बढ़ा तो आयु सीमा में 3 साल की छूट दे दी गई। कॉलिंग कार्ड में बेरोजगारी का बही खाता। सवाल तो सिस्टम के पन्नी पर पढ़ते बिहार के स्कूल के बारे में भी पूछना है। आप कहेंगे मैं ये क्या बोल रहा हूं, पन्नी पर स्कूल। आज दरभंगा के एक स्कूल में चलेंगे। हालात देखकर आप भी कहेंगे शर्म आनी चाहिए सीएम को, डीएम को और उन पाठक साहब को जो शिक्षा की सेहत सुधारने की मुनादी पीटते हैं। बिहार ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। बढ़ तो कोरोना भी रहा है। देश के कई राज्यों में नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है। नए साल की खुमारी में कहीं घर आप ये बीमारी ना ले आना। कोरोना फाइल्स की नई अपडेट्स। बड़ी खबर क्या आ रही है? हिमाचल की सुक्खू सरकार के लिए नई आफत खड़ी हो गई है। अब कहेंगे आप आफत क्या है? हाईकोर्ट ने आज डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा की शिकायत पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा को हटाने के आदेश दिए गए हैं। निशांत ने डीजीपी कुंडू पर गुरुग्राम की प्रॉपर्टी से जुड़े एक विवाद को खत्म करने के लिए हिमाचल पुलिस के जरिए धमकाने और परेशान करने के आरोप लगाए थे। अक्टूबर महीने में निशांत पर हिमाचल के मैक्लोडगंज में 2 लोगों ने हमला किया था। उसकी शिकायत देने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इससे हाईकोर्ट नाराज हुआ। इस केस की अगली सुनवाई अब 4 जनवरी को होगी। लेकिन हिमाचल से यह बड़ी खबर है और तमाम अफसरों के बीच ये खबर चर्चा का विषय बन गई है। डीजीपी कुंडू को हटाया जाता है तो राज्य को नया डीजीपी मिलेगा, लेकिन नौकरी के आखिरी पड़ाव में इतने बड़े विवाद के कारण हाईकोर्ट से हटने वाले कुंडू हिमाचल के शायद पहले डीजीपी होंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में आज वो खबर सबसे पहले लेंगे जिसने 4 दिन तक 3 देशों की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाई। दुबई से 303 भारतीयों को निकारागुआ ले जा रही रोमानिया की लेजेंड एयरलाइंस की फ्लाइट A340 ने दुबई से उड़ान भरी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इल्जाम लगे। फ्लाइट को फ्रांस के बैटरी हवाई अड्डे पर उतारा गया। मानव तस्करी के एंगल से इन्वेस्टिगेशन हुई। अब कई चीजें शक के दायरे में आ गई हैं। इमिग्रेशन एजेंट्स का रोल और 26 लोगों का फ्रांस में असाइलम मांगना, फ्रांस का असाइलम को रद्द करना, क्या नए डंकी रूट की तरफ इशारा करता है? ये सब 276 मुसाफिरों को वापस डिपोर्ट कर दिया गया। वो भारत पहुंच गए। लगता है दाल में कुछ काला नहीं, ये दाल ही पूरी काली है। कहीं इमिग्रेशन एजेंटों ने सऊदी और निकारागुआ के बीच नया डंकी रूट तो नहीं ढूंढ लिया है? आज पब्लिक इंटरेस्ट में डंकी रूट पार्ट 2 की पूरी पड़ताल। फ्रांस के बैटरी हवाई अड्डे से 14 घंटे की उड़ान भर रोमानिया लीजेंड एयरलाइंस की फ्लाइट A340 मंगलवार की सुबह ठीक 4 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर लैंड हुई तो उसमें 276 भारतीय सवार थे। एयरपोर्ट के बाहर एबीपी न्यूज का कैमरा ऑन था। एक एक कर मुसाफिर टर्मिनल से बाहर आने लगे। कैमरा देखते ही कोई चेहरा छिपाने लगा, कोई भागने लगा तो कोई गुस्से में भी था। सर जी भागो मत, पूछ रहे हैं आपसे, सवाल पूछ रहे हैं, बस बता तो दो। सर सवाल क्या पूछे आपसे? सर जी चेहरा छुपाने वाली कोई बात ना है। हाँ सर। कुछ सवाल पूछे जाने पर भड़क गए, कैमरे पर हाथ तक मार दिया। सर
सवाल क्या पूछे सिर्फ ये बता दीजिए सर। कुछ तो पूछा होगा सर। सर नॉर्मली कुछ तो बोला होगा। वैसे परेशान लोग हमेशा मीडिया को देखते ही अपनी आप बीती सुनाते हैं, लेकिन फ्रांस से मुंबई डिपोर्ट हुए मुसाफिर मदद तो छोड़िए, सवाल पूछने पर मीडिया वालों को ही धमकाने लगे। सर क्या हुई सर जी? क्या बात हुई आप लोगों से? क्या पूछताछ भी हुई आप लोगों से? पूछताछ भी हुई आप लोगों से? कितने घंटे तक फ्रांस में रोका गया था आप लोगों को? कंप्लेंट करा सर। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे इन लोगों की तलखी बता रही है कि मामला गड़बड़ है। लोग गए कैसे थे सर? कैसे गए थे सर? कुछ तो बोला होगा, इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने कुछ तो पूछा होगा आपसे, कुछ तो सवाल किए होंगे सर। सर क्या पूछा आपसे? सवाल क्या पूछे बस ये बता दो। हमसे कुछ भी पूछा। कुछ तो बोला होगा तो ऐसे ही जाने दिया। और बाकी आप लोगों का कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल था? कुछ भी नहीं। ये लोग चाहे कुछ ना बोलें, इनके हाव भाव बहुत कुछ बयां कर रहे थे। ये क्या छिपा रहे हैं और क्यों, सवाल उठना लाजमी है। पहला सवाल, क्या ये लोग फर्जी दस्तावेज पर विदेश गए थे? दूसरा सवाल, क्या इमिग्रेशन एजेंटों ने नया डंकी रूट ढूंढा है? तीसरा सवाल, जब सब कुछ कानूनन था तो फिर इन्हें वापस भारत क्यों भेजा गया? चौथा सवाल, इतने सारे भारतीयों को दुबई में जमा किसने किया और वो भी निकारागुआ के लिए? पांचवा सवाल, रोमानिया की चार्टर्ड फ्लाइट बुक किसने करवाई? सवाल तब और गहरा गए जब मुंबई से 619 किलोमीटर दूर गुजरात पुलिस फ्रांस से लौटी फ्लाइट को लेकर हरकत में आई। डंकी रूट वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। गिरोह अवैध तरीके से लोगों को फ्रांस और अमेरिका भेजता है। इन्वेस्टिगेशन में फ्रांस से लौटे 21 गुजराती यात्रियों का नाम भी सामने आया, जिनका ताल्लुक पाटन, बनासकांठा, गांधीनगर ग्रामीण और आणंद जिले से है। ये लोग कैसे फ्रांस पहुंचे? कौन एजेंट था? इमिग्रेशन एजेंटों ने क्या क्या सपने दिखाए, क्या क्या वादे किए, कितना पैसा विदेश जाने के नाम पर दिया गया? पासपोर्ट के लिए क्या असली दस्तावेज लगाए गए थे या सब फर्जी था? गुजरात सीआईडी ने डंकी रूट वाले एजेंटों की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। गुजरात के जो कुछ लोग हैं, हमारे पास जो अभी आंकड़ा आ रहा है वो 21 लोगों का, तो वो लोग जैसे ही गुजरात पहुंचेंगे हमारी टीम उनके संपर्क में है, तो हम उनका भी पूछपरछ करेंगे। गुजरात सीआईडी क्राइम इस सभी बाबत में काम कर रही है और उसमें इन लोगों के पूछपरछ के बाद अभी भी हमारे पास कुछ जरूरी माहिती है। हमारे पास पुरावा मिलते ही हम इसमें जो भी एजेंट्स और एजेंसी इन्वॉल्व है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर देंगे। पुलिस जब आउटसोर्स इंडिया वीजा कंपनी के गुनाहों की जड़ें खंगाल रही थी, तब एक और चौंकाने वाले राज से पर्दा हटा। पता चला कि ये कंपनी फर्जी मार्कशीट से लेकर जाली बैंक अकाउंट तक बनाने में माहिर है। नीरव मेहता और अनिल मिश्रा इसके मास्टरमाइंड हैं। दोनों दिल्ली में बैठकर इस गोरख धंधे को ऑपरेट कर रहे थे। गुजरात में एक्शन हुआ तो हरकत में केंद्रीय एजेंसियां भी आई। फ्रांस से लौटी फ्लाइट के हर पैसेंजर से मुंबई एयरपोर्ट पर ही कड़ी पूछताछ की गई। सबके आईडी कार्ड जांचे गए, स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए गए। एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये लोग कैसे और किस तरीके से कहां से दुबई पहुंचे थे। विमान फ्रांस से 276 यात्रियों को लेकर वापस लौटा है, जहां पर उन यात्रियों से गहन पूछताछ की गई। सीआईएसएफ के जवानों ने उनसे पूछताछ की है, साथ ही साथ तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उन्होंने उनसे पूछताछ की है। इमिग्रेशन पास चेक किया गया, आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए आइडेंटिटी कार्ड चेक किए गए, साथ ही साथ तमाम तरीके के पूछताछ किए गए हैं। और सूत्र ये भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में जो जाँच एजेंसी है वो और पूछताछ कर सकती है। कड़ियां जुड़ने लगी हैं और राज खुलने लगे हैं। खबर पक्की है कि ये सेंट्रल अमेरिकी मुल्क निकारागुआ जाने से पहले सभी लोग दुबई में मिले थे, लेकिन इन्हें एक जगह इकट्ठा किसने किया? मानव तस्करी के उसी सूत्रधार के गिरेबान तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। खंगाली तो हर पैसेंजर की ट्रैवल हिस्ट्री भी जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये लोग इससे पहले भी विदेश की यात्रा कर चुके हैं या फिर ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार विदेश गए थे और किसके जरिए।
जांच के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, भारतीयों को सही सलामत भारत भेजने पर फ्रांस का आभार व्यक्त किया। 303 भारतीयों में से 276 भारत लौट आए हैं। 25 लोगों ने फ्रांस से असाइलम मांगा था, यानी फ्रांस में ये कहकर शरण मांगी गई थी कि उन्हें भारत में खतरा हो सकता है, लेकिन फ्रांस ने सबकी अर्जियां रिजेक्ट कर दी हैं। डंकी रूट की पड़ताल का दूसरा सिरा दुबई से जुड़ा हुआ है, जहां से 303 भारतीयों को सेंट्रल अमेरिका के देश निकारागुआ जाना था। 21 दिसंबर को दुबई से निकारागुआ के लिए उड़ान भरी गई। जहाज रोमानिया का था, लोग भारत के। फ्लाइट कहां से उड़ी? दुबई से। गजब का इत्तेफाक है। निकारागुआ पहुंचने से पहले प्लेन को फ्रांस में के बैटरी हवाई अड्डे पर उतरना था। 23 दिसंबर को फ्यूल और टेक्निकल मेंटेनेंस के लिए प्लेन फ्रांस के बैटरी एयरपोर्ट पर उतरा। यहीं पर फ्रांस अथॉरिटीज को टिप ऑफ मिला और फ्लाइट की जांच शुरू हो गई। फ्रांस पुलिस की कई गाड़ियां एयरक्राफ्ट के आसपास पहुंची और उसे कब्जे में ले लिया। शक था कि इस प्लेन में मौजूद लोगों को तस्करी के जरिए निकारागुआ ले जाया जा रहा है। फ्रांस की एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने जांच के बाद सबको दुबई के रास्ते वापस भारत भेजने का फैसला किया। यूएन चार्टर में जो है कन्वेंशन है, जिसमें कि करीब 166 देशों ने साइन किया हुआ है कि उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग की या ड्रग की, तो वो टिप ऑफ जो है सारे देशों के साथ शेयर करेंगे। कनाडा और अमेरिका में आपको वीज़ा जब अप्लाई करते, जॉब वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन काफ़ी हाई चाहिए। जॉब्स की कमी है और वहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि भाई एक बार अमेरिका घुस जाओ या कनाडा में घुस जाओ तो अपना ज़िंदगी बन जाएगा। अगर आप लीगल वे से जाते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 50,000 से कम के खर्चे में आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो। और अगर आप इलीगल खर्चे की या इलीगल रूप में जाने की बात करो तो वो 50,000 की जगह वो 50 लाख पे अमाउंट पहुंच जाती है। और रिस्क 101% रिस्क ही रिस्क है। हाई कमीशन ने, एम्बेसी ने वो एप्लीकेशन रिफ्यूज करी है, ना कि उस बंदे को उन्होंने रिफ्यूज करा। तो इसलिए लोग इलीगल वे चूज कर लेते हैं। डंकी रूट का मतलब गैर कानूनी तरीके से बिना वीजा सरहदें पार करते हुए अमेरिका, यूरोप और कनाडा पहुंचना। आमतौर पर ये लोग एजेंट्स के जरिए इन देशों में पहुंचते हैं। अपने होम टाउन से लीबिया की फ्लाइट लेते हैं। फ्लाइट पहले दुबई पहुंचती है, वहां से इजिप्ट के लिए दूसरी उड़ान भेजी जाती है। इसे डंकी फ्लाइट्स कहते हैं, यानी लोग उसमें खड़े होकर भी चले जाते हैं। इजिप्ट से डंकी फ्लाइट्स लीबिया पहुंचती हैं, मतलब उसको डाइवर्ट वहां किया जाता है। लीबिया के बाद जिन्हें अमेरिका जाना होता है वो इटली और स्पेन होते हुए सेंट्रल अमेरिकी किसी भी देश में पहुंच जाते हैं, छोटे छोटे देशों में। यहां से आगे का रास्ता खुद तय करना होता है, कभी कार से तो कभी ट्रकों के जरिए इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करने की कोशिश की जाती है। अगर पकड़े गए तो मुसीबत शुरू, जेल। अथॉरिटी दुबई डिपोर्ट कर देती है। फिर पकड़ लिया, जेल में नहीं डालना, अपने यहाँ नहीं रखना, वापस भेज दिया जाता है। 5-6 महीने जेल काटने के बाद दुबई से फिर मॉस्को की फ्लाइट में चढ़ा दिया जाता है कि भैया आप आगे चलिए, यहाँ टिकने की जरूरत नहीं है। बेलारूस से लातविया, वहाँ से जर्मनी, जर्मनी से फिर मिन्स्क, यानी जो बेलारूस की राजधानी है। ये सारा परेशानी वाला सफर शुरू हो जाता है। बच गए तो ठीक, वरना मौत इंतजार कर रही होती है। जैसा पंजाब के होशियारपुर की रहने वाली गुरपिंदर कौर के भाई के साथ हुआ था, बिल्कुल वैसे। 2013 की बात है, जब मेरा भाई मनजिंदर सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में रहते थे, एक इलीगल ट्रैवल एजेंट के हाथों गुमराह हो गया। उसके साथ और 6 लड़के भी थे, जिनको उस एजेंट ने प्रॉमिस किया कि वो उनको दुबई लेके जाएगा, लेकिन दुबई की बजाय वो उनको इराक ले गया। 2014 में ISIS के हाथों किडनैप हुए और फिर 2018 में भारत सरकार ने इनकी मौत की पुष्टि की। 2014 से लेके आज तक मैं उस इलीगल ट्रैवल एजेंट के खिलाफ केस लड़ रही हूँ, जो आज भी गुरदासपुर की कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। बहुत सारे लोग इसी तरह इंतजार करते रह जाते हैं। अच्छा ये बताइए, लोग देश छोड़कर विदेश जाते क्यों हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं? अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। जो वीज़ा लेकर जाते हैं उनकी लाइफ सेटल हो जाती है, लेकिन
जो बिना वीजा के वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं वो या तो डिपोर्ट कर दिए जाते हैं या फिर तड़फ तड़फ कर मरने को मजबूर हो जाते हैं, जैसा गुरपिंदर के भाई के साथ हुआ था। कई बार तो परिवार वालों को लाश तक नसीब नहीं होती। सोचिए, अगर यही सब हिंदुस्तान में मिल जाए जिसका सपना देखते हैं, तो क्या इस तरह लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अमेरिका, यूरोप जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करेंगे? जमीन गिरवी रखकर डंकी रूट से बाहर जाएंगे? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब हमसे बेहतर शायद सरकारें दे सकती हैं, क्योंकि रोजी रोटी का मसला हो या मकान का, इसकी जिम्मेदारी तो सरकारों की ही रहती है। कई देशों में बेरोजगारी भत्ता मिलता है, हमारे यहाँ भी मिलता है, लेकिन आज के दौर में ये नाकाफी है। अच्छा रोजगार मिले, भविष्य बने, आम आदमी को यही चाहिए। इसलिए सियासी दलों और सरकारों को चुनाव में मुफ्त वाले वादों की बजाय नौजवानों को भविष्य संवारने का काम करना चाहिए, उनका भविष्य उज्जवल हो। फिर वो किसी भी राज्य का हो या कोई भी सरकार हो, कोई भी, चाहे केंद्र की या किसी राज्य की, सब बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए काम करे तो बहुत अच्छा होगा। रोजगार की बात चली है तो आज पब्लिक इंटरेस्ट में यूपी की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। 5 साल बाद और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस महकमे में भर्तियां निकाली हैं। 1-2 हजार नहीं, 60,000 से ज्यादा। कल से एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएगा। नौकरी निकली है, वो भी सरकारी, तो नौजवानों के चेहरे पर खुशी है। कई तैयारी में जुट भी गए हैं, किताबें दोबारा से बाहर निकाल ली हैं, दौड़ भाग भी शुरू कर दी है। लेकिन जैसे ही एज वाली कट ऑफ लिस्ट की जानकारी देखी, लाखों कैंडिडेट्स के मुंह उतर गए। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में हम उनके चेहरों पर फिर मुस्कान लाने वाली जानकारी दे रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उम्र सीमा बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, यानी अब 25 साल तक की उम्र के लोग भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ऋषभ और अभिषेक दोनों का एक ही सपना था, यूपी पुलिस में नौकरी लग जाए। प्रयागराज के 10x10 के कमरे में 2020 से दोनों तैयारी कर रहे थे और भर्ती निकलने का इंतजार भी। लेकिन भर्ती की अधिसूचना पढ़ने के बाद उत्साह की बजाय ऋषभ और अभिषेक तनाव में हैं। सरकार की इस एज क्राइटेरिया की वजह से पता नहीं कितने सर सपने टूट गए हैं। माँ बाप सर हम लोगों को यहाँ 6x8, 10x12 के कमरे में सर रह के हम लोग पढ़ते हैं सर। माँ बाप घर से वही खर्च भेज पाते हैं अपनी मेहनत से, तो उनको एक उम्मीद रहती है सर कि बच्चा नौकरी लेके आएगा। सर इस समय तो हम लोग निकलना भी बंद कर दिए हैं सर, क्योंकि एज ए सीनियर हम लोग देखे जाने लगे हैं। बहुत अच्छे परिवार से नहीं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग आते हैं, और सर समझ लीजिए कि इतना बड़ा सपना टूटा है कि हम लोग उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। पिछले 3 सालों में बस यूपी पुलिस का सपना लेकर के सर अभी भी देखिए सर, ये यूपी पुलिस के लिए स्टैटिक जीके की सारी बुक है जो कि हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, रिवीजन सर चल रहा है हम लोगों का, लेकिन फिर कोई सर उम्मीद नहीं जो हम लोग को सर बांधी रखे। तैयारी तो हजारों लाखों नौजवान कर रहे थे, थ्योरेटिकल भी और फिजिकल भी। रही बात कोविड का, कम से कम जब सेंट्रल की वैकेंसी आई जीडी की, उन्होंने 3 साल का छूट दिया। कोविड में आप 2 साल वैकेंसी नहीं दे पाए, उसके बाद भी आप 2 साल 3 साल वैकेंसी नहीं दे पाए। जिंदगी एक कमरे में यहाँ रोटी सब्जी के बीच में सिमट के रह गई है। वो न त्योहार पे अपने घर जाता है, न किसी उत्सव पे अपने घर जा पाता है। क्यों? क्योंकि वो एक दिन यहाँ पे कुछ करके तब घर जाएगा, जिससे उसके माँ बाप एक सुकून की नींद उस दिन सोएंगे। योगी सरकार ने 5 साल बाद पुलिस भर्ती निकाली है। युवाओं के लिए सरकार का इससे बेहतर कदम कोई और हो नहीं सकता। कांस्टेबल के 60,244 खाली पद भरे जाएंगे। यूपी में अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती होगी। सामान्य वर्ग के लिए 24,102 पद, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 6,024, पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद हैं। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 22 साल थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 साल कर दिया गया है।
ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य वर्ग में 5 साल की छूट दी गई है। सपना तो अब बताओ, हम 17 तैयारी कर रहे हैं, रोड पे भी और लाइब्रेरी में भी। यहाँ भी 2 घंटे यहाँ दे रहे हैं और 10 से 12 घंटे लाइब्रेरी को भी देने पड़ते हैं। पुलिस भर्ती में उम्र के अड़ंगे से सामान्य और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में था। नौजवानों की निगाहें सरकार की तरफ थी कि उम्र सीमा में राहत दी जाए और योगी आदित्यनाथ ने उनकी सुन ली। यूपी पुलिस में 5 साल बाद कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है उसमें पेच फंसा कहां था, ये भी समझ लीजिए। कोविड की वजह से यूपी पुलिस की भर्तियां टल गई थी। तैयारी में जुटे नौजवानों को इंतजार था, लेकिन जब नौकरियां निकली तो हुआ क्या? सामान्य वर्ग के लिए 18 से 22 साल की समय सीमा तय कर दी गई। भर्ती में वही योग्य होंगे जिनकी उम्र 1 जुलाई 2018 को 18 साल पूरी हो रही थी। इसका मतलब जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद हुआ हो, इसी उम्र सीमा पर पेंच फंस गया था कि अगर किसी का जन्म 1 जुलाई 2001 को भी हुआ हो तो वो अंडर एज कहलाएगा। अब मान लीजिए किसी का जन्म 2 जुलाई 2005 को हुआ है तो भर्ती के लिए उनकी उम्र 1 दिन ज्यादा होती है, यानी ओवर एज हो गया। तो ये एक दिन वाले चक्कर में बेरोजगारों को बहुत दुख हुआ, बेरोजगारों को निराशा को हुई। उसे देखते हुए सीएम हरकत में आए। योगी ने उम्र का पेंच सुलझा दिया, लेकिन अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि सियासी गलियारों में कास्ट सर्टिफिकेट का पेंच उलझ गया। अब इसका निदान कैसे होगा? तो एसटी के लिए पुलिस भर्ती में जो सीटें आरक्षित हैं, तो एसटी का सर्टिफिकेट पूरे उत्तर प्रदेश में जो 17 जिले चिन्हित हैं एसटी के लिए, शासन उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के बाद भी उनका अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र संबंधित तहसीलों में जहां बनता है लोग नहीं बना रहे हैं। भर्ती निकल गई है। तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहूँगा कि जो आपके द्वारा निर्देश है कि इनके सर्टिफिकेट बना दिए जाएं अनुसूचित जनजाति के जो गोंड और खरवार हैं, ताकि उनके बच्चे भी पुलिस की भर्ती में हिस्सा ले सकें। आजकल चुनावी माहौल है, जाति का ये पेच तो फंसेगा ही फंसेगा। सर्वे हो रहे हैं, कौन पीएम बनेगा, कितनी सीटें आएंगी, इसका गुणा हिसाब चालू हो गया है। चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाए, ओपिनियन पोल में ये लगातार पूछा जा रहा है। हमेशा इसी तरह इस बार भी लोगों के बीच महंगाई और रोजगार सबसे बड़ा इशू यही है। एक रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में 42% युवा ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, उम्र 25 साल से कम है, मगर नौकरी नहीं मिलती, जगह जगह धक्के खा रहे हैं। आज मैंने पंजाब के डॉक्टर संदीप सिंह की खबर देखी। इसी मसले से जुड़ा हुआ मामला है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 11 साल पढ़ाया, पीएचडी है, 4 बार मास्टर्स की, लेकिन जब परमानेंट नहीं हुए तो सड़क पर आ गए, गली गली ठेले पर सब्जियां बेचने को मजबूर हैं। इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में हमारी सरकारों से गुजारिश है कि रोजगार की व्यवस्था करिए। गारंटी देनी है तो बेरोजगारों के साथ साथ ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, पढ़े लिखे नौजवानों को भी नौकरी की गारंटी दीजिए। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता बरतें, पेपर लीक ना हो, इसका फुल प्रूफ सिस्टम बनाएं। अगर ये सब कर लेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी जय जयकार हो जाएगी। चलिए अब यूपी से बिहार चलते हैं। यूपी सरकार ने तो बेरोजगारों की आवाज सुन ली आयु सीमा बढ़ाकर, लेकिन बिहार में बच्चे परेशान हैं क्योंकि उनके पास कागजों में स्कूल तो बना है पर जमीन पर बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई, सब हवा में है। हालात यह है कि 170 से ज्यादा बच्चे उस जगह पढ़ाई करने को मजबूर हैं जहां बिहार सरकार की सड़क है। पब्लिक इंटरेस्ट में बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं होगा, इसलिए बिहार सरकार और वहां के काबिल शिक्षा सचिव को सड़क का ये स्कूल दिखाना आज बनता है।
गर्व कीजिए, तालियां बजाइए। हो सके तो बिहार सरकार के सीने पर मेडल लगा दीजिए। जो इनाम देंगे वो कम होगा, पूछेंगे नहीं क्यों। अफसरों ने काम ही ऐसा किया है। छोटे छोटे बच्चों को पॉलीथीन पर बिठाकर पढ़ाना, स्कूल के नाम पर सड़क पर ही क्लास लगवाना, क्या ये काम कम बहादुरी का है? न जाने कितने दिन लग गए होंगे इस प्लान को अमली जामा पहनाने। आपके और हमारे बच्चे तो चार दीवारी में पढ़ते हैं, लेकिन नीतीश बाबू के बिहार में इन बच्चों के लिए तो सड़क ही स्कूल है और स्कूल ही सड़क। सरकारी फाइलों में रजिस्टर हुआ दरभंगा के कीरतपुर में सिरसिया गांव का न्यू प्राथमिक विद्यालय। खबरदार जो नीतीश सरकार से इसके बारे में कुछ कहा। सीएम साहब बिजी हैं, मिलेंगे भी कैसे? कभी दिल्ली कभी पटना, एक मिनट की फुर्सत नहीं। लोकसभा चुनाव है तो रणनीति बनानी है, फिर चाहे सड़क पर जानवरों की तरह मिड डे मील खाने को मजबूर बच्चों की तस्वीरें आ जाए या फिर खुले में बैठने की मजबूरी। इन छोटे छोटे मसलों के लिए सीएम साहब को परेशान करना नहीं चाहिए, है ना साहब? क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? यहाँ पर दिक्कत होती है यही जमीन कोई नहीं देते, जमीन कोई स्कूल नहीं बनते। अच्छा, पढ़ने लिखने में यहाँ सड़कों पे ही पढ़ना पड़ता है? नहीं सर, अच्छे से पढ़ाई होता है। पढ़ाई अच्छे से होता है लेकिन सड़क पे बैठ के ही होता है ना? यस सर। अच्छा, वॉशरूम वगैरह जाना होता होगा, बाथरूम वगैरह, तो कहाँ कैसे जाती हैं आप लोग? उधर जाते हैं खेत की तरफ। खेत की तरफ जाना पड़ता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं सर। अब भी कुछ कहना सुनना बाकी है। मन नहीं पसीजा तस्वीरें देखकर। ठंड के मौसम में जिन बच्चों को स्कूल की बेंच पर होना चाहिए वो जमीन पर है। जिनको डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, आईएएस अफसर बनना है वो इसलिए रुकना नहीं चाहते क्योंकि अगर शौच के लिए जाना पड़ा तो कहाँ जाएंगे? जब स्कूल की दीवार ही नहीं तो शौचालय कहाँ से बनेगा? अगर आप इसे छोटा मोटा स्कूल समझ रहे हैं तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए। पहली से 5वीं तक बच्चे आते हैं यहाँ। 174 बच्चों का नाम लिखा है, 98 लड़के और 76 लड़कियां। और सुनिए, गजब की बात तो ये है कि बीपीएससी से चुने हुए 2 सरकारी टीचर्स भी ड्यूटी पर यहाँ लगे हैं। 3 टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। मास्टर साहब ने सोचा था सरकारी टीचर बने हैं, ठाठ से बच्चों को पढ़ाएंगे, बढ़िया सा स्कूल होगा, मगर असलियत देखकर सारे अरमान ठंडे पड़ गए। इतना बुरा तो नहीं सोचे थे, बट है तो है। मतलब क्या सोच रहे हैं, मतलब कैसा लगा यहाँ आने के बाद? अब जितना मिला है उसमें कर रहे हैं, उसमें सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। विभाग की तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया गया? वो तो प्रिंसिपल से जानेंगे, वो बोले हैं कि वो दिए हैं एप्लीकेशन, अब आएगी काम तो वही समझेंगे। क्या कहें, कोई नहीं चाहता बच्चे ऐसे हालात में पड़े, ऐसे स्कूल में जाएं जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो। यकीन मानेंगे, यहाँ पशुओं को बांधा जाता था, जहां उनका चारा रखा हो वहीं पर मिड डे मील वाले बर्तन हैं, चूल्हा चढ़ता है, इसी जगह बच्चों को खाना बनाना पड़ता है। तो क्या सरकार ने, अफसरों ने, जिला प्रशासन ने कभी स्कूल की सुध ली? आखिर ये कब से चल रहा है? जब हमने ये सवाल प्रिंसिपल साहब से पूछा तो जवाब सुनकर चौंक गए। 2011, जी हाँ, 12 साल से इसी तरह सड़क पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हाँ, बीच में कुछ सालों के लिए बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन बाद में फिर सड़क पर आ गए। 5 साल के लिए वो कठाल में जो है शिफ्ट हुआ था विभाग के आदेश के अनुसार, और फिर यहाँ आ गया। यहाँ फिर कब से आया? 18 में ही आ गया फिर। हाँ, तब से ऐसे ही संचालित हो रहा है? जी, दरवाजे हैं, दरवाजे पे ही चलता था। पहले दरवाजे अच्छे थे तो इसी दरवाजे पे चलते थे, और ये भी दरवाजे ही थे, अब तो इसी बीच में बना है यथी। अच्छा, इसमें वॉशरूम वगैरह की क्या समस्या है? बाथरूम तो यहाँ पे कोई अथी सरकारी है ही नहीं, निजी है, और नहीं तो बच्चे खुले में शौच जाते हैं। जब बच्चों को उनका हक नहीं मिलेगा, उनके हिस्से की बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे? सरकार लाखों रुपए का बजट हर साल शिक्षा पर खर्च करती है, तो फिर स्कूलों की हालत दुरुस्त क्यों नहीं होती? क्या स्कूल बनाने का पैसा नहीं है? जमीन पर पक्का स्कूल आखिर बनता क्यों नहीं? हम लोग तो लगभग 6 महीना पहले लिख के दिए कि ये जमीन हम विद्यालय के लिए दान में दे रहे हैं। सीओ साहब को लिख के दिए कि आप अपने स्तर से जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कर लीजिए, और इसका एनओसी कर दीजिए। एनओसी हो जाएगा तो मनरेगा से इसका भराई भी चालू हो जाएगा, स्थल विकास का काम हो जाएगा, हमारा विद्यालय वहाँ बन जाएगा। वहीं स्तर से लेट है, और तो कोई लेट है नहीं, हम लोगों के स्तर से कोई कमी नहीं। अब इससे बड़ी सिस्टम की नाकामी क्या होगी? जमीन देने वाला तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं,
फिर भी स्कूल की फाइल अफसरों की टेबल पर धूल चाट रही है। सरकार को चाहिए कि वो दरभंगा वाले स्कूल का जो है जल्द से जल्द भवन बनाकर वहाँ के बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा देकर जो है सरकार को तो एकदम ध्यान देना चाहिए दरभंगा का कि जल्द से जल्द 10 रूम 12 रूम का एक ढांचा बनाकर पॉलीथीन को हटाकर एक अच्छी स्कूल का दर्जा उस स्कूल को जल्द से जल्द मिलना चाहिए। दरभंगा में क्या सिर्फ यही स्कूल सड़क पर है या ऐसे और कई स्कूल हैं? पता चला है कि जिले में 2505 स्कूल हैं। इनमें से 158 स्कूल ऐसे हैं जहां स्कूल के नाम पर इमारत नहीं है और कई जगह तो जमीन भी नहीं है। जवाब कौन देगा? पटना में हमारे संवाददाता शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के पास पहुंचे, लेकिन मंत्री जी के पास ऐसे छोटे मोटे मसलों के लिए वक्त कहाँ है। अफसर भी आनाकानी करते रहे। बिहार में एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक के बाद एक आदेश जारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब से ज़मीन पर सफलता मिल भी रही है या नहीं। जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से हमने संपर्क साधा तो जवाब मिला कि वो इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से शिक्षा मंत्री की ठनी हुई है। पिछले 2 महीने से शिक्षा मंत्री अपने विभाग के मुद्दों पर मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं। मंत्री जी, पाठक साहब, आपके लिए मामला छोटा होगा, लेकिन हमारे लिए हर बच्चा और उसका भविष्य बेशकीमती है। हमारी तो मुहिम है हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में उठिए, बाहर निकलिए। जैसे टीचरों को हड़काते हैं, नए नए फरमान निकालते हैं, वैसे ही सिस्टम पर भी हंटर चलाइए, फाइलों को निकलवाइए, पक्का स्कूल बनवाइए। जब तक नहीं करेंगे तब तक हम बच्चों की आवाज़ बनकर आपसे सवाल यूं ही पूछते रहेंगे। ये आपका शो है, हमें आपकी परवाह है, आपके मुद्दे हमारे लिए सबसे अहम हैं। याद है कल हमने आपको देहरादून के अंकित सकलानी की खबर दिखाई थी। अंकित मर्चेंट नेवी में सेलर हैं। मुंबई की एल्विश मैनेजमेंट कंपनी के जरिए तुर्की गए थे और रशिया में सामान छोड़ते हुए जब वापस आ रहे थे तो उनके परिवार को एक बुरी खबर मिली। खबर ये मिली कि अंकित ने सुसाइड कर लिया है, जबकि परिवार ने क्रू मेंबर्स पर अंकित के टॉर्चर और मर्डर के आरोप लगाए हैं। मैंने कहा था इस खबर का फॉलोअप आपको देते रहेंगे। अंकित का परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। पीएमओ से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अधिकारियों से वो मदद मांग रहा है। अंकित की बहन प्रिया ने संपर्क भी साधा है, मदद मांगी, लेकिन क्या मदद मिली और पूरे केस में सरकार कर क्या रही है। देहरादून थे, आज दिल्ली लौटे हैं, सुबह से क्या कुछ हुआ, कोई नई अपडेट, कुछ आपको पता चला हो या ईमेल आप लोगों के पास कुछ आया हो? मैंने हर जगह, हर ऑफिसेज में कॉल करना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे कहीं से तो मदद मिले। तो मैंने ईमेल करी नरेंद्र मोदी जी को, आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने खुद उनको पर्सनल मेल करी है। फिर मैंने ये देखिए MOCA डिपार्टमेंट में भी मेल करी है। हमें यही उम्मीद है और हमें यही अंदर से भी है कि हमारा भाई जिंदा है। कंपनी जो है उसकी तरफ से कहा क्या गया था एग्जैक्टली जो मेल? उन्होंने बोला कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। हमने उसी टाइम पे तुरंत ही हमने लाइफ जैकेट फेंकी थी, हमने बोट भी निकाली थी अपने, जबकि उनके पास सब कुछ चीज़ें अवेलेबल होती है शिप में। वो अगर गिरा होता तो वो तैर के कहीं पे भी पहुंच सकता था, और अगर उसे किसी वेट के साथ नीचे फेंका गया तो मैम उसका कुछ नहीं कर सकता। देहरादून में परिवार उनका मौजूद है, उनके माता पिता हैं, उनकी पत्नी है, बच्ची है, भाई है, वहाँ से क्या कोशिशें आप लोग कर रहे हैं? वहाँ से क्या मदद आप लोगों को मिल पाई है? मैम वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिल पाई है। आज मैंने राजभवन के डिपार्टमेंट में कॉल करी थी, वहाँ से भी वो लोग बस यही बोले जा रहे हैं कि आप मेल करो मेल करो। मैम 50 अबव मेल्स मैं कर चुकी हूँ, बट कहीं से कोई रिप्लाई नहीं है। तो मुझे बताइए कि क्या मदद आप लोग चाहते हैं? भारत सरकार से क्या मदद चाहते हैं, या कंसर्न डिपार्टमेंट जहां आपको लगता है आपको मदद कर सकते हैं जो लोग, उनसे आप क्या मदद चाहता है परिवार, क्या चाहता है?
मैम मैं ये जो हमारा जो भी भाई के साथ हुआ है ये एक्सटर्नल मामला है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही इसको रिजॉल्व कर सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के जो भी DSSP DGP इन सब के पास हम लोग गए थे तो उन्होंने हमारी 0 FIR दर्ज करने के लिए भी मना कर दिया। मैं अब चाहती हूँ कि दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अब इसका कुछ ना कुछ रिजॉल्व करें इसको, और हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए, हमारे भाई की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आनी चाहिए। सकलानी परिवार का दर्द हम महसूस कर सकते हैं, सिस्टम को भी करना चाहिए, सरकार को, CM को, PM साहब को, DM साहब को, सबका परिवार होता है। इसलिए अंकित की खोजबीन जरूरी है। वो कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा है भी या नहीं, और अगर जिंदा है तो फिर कहाँ पर है, कम से कम इसका सही जवाब जानने का परिवार हकदार है। हमारी गुजारिश है सरकार इस मामले को गंभीरता से ले ताकि दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे यूपी का पीलीभीत हो या फिर उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, बाघ रिहायशी कॉलोनियों में आ रहे हैं, लोगों को शिकार बना रहे हैं। आज एक बाघ पीलीभीत में आ गया, लेकिन इंसानों को शिकार बनाने नहीं, शायद आराम फरमाने। टाइगर को देखकर इलाके में दहशत फैल गई, लोगों ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन बाघ एक दीवार पर जा चढ़ा, शांत से बैठ भी गया, यहां तक कि कई घंटों की नींद भी ले ली। घंटों बाद फॉरेस्ट ऑफिसर आए, तब जाकर कहीं बाघ को पिंजरे में बंद किया जा सका। अफसरों को शक है कि बाघ शायद बीमार है। बाघ रेस्क्यू करके हम उसको रखे हुए ऑब्जर्वेशन के अंदर, बाघ सुरक्षित है और जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट हैं और जो SOP फॉलो करती है उसको हम कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी हमें आदेश मिलेंगे उसको वाइल्ड में छोड़ने के हम उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बात देख लिया, पब्लिक इंटरेस्ट में आप अपने कमेंट्स देखिए क्या लिखा है आपने। चलिए, ये आ गया सचिन पंडित क्या कहते हैं। इट्स बैड टू से इवन इफ इन इंडिया हैज वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क, गेटिंग कंफर्म्ड तत्काल टिकट इज लाइक विनिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप। प्लीज एड्रेस दिस इशू। आई थिंक काउंटर टिकट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व विद एजेंट्स। सचिन जी, जरूर इस इशू की खबर लेंगे हम। शंकर क्या लिखते हैं, जगविंदर पटियाल 25 दिसंबर को अंकित सकलानी की पूरी जांच रिपोर्ट और आपका विदेश मंत्रालय में बात पहुंचाना ही अंकित के परिवार के लिए अब एक सहारा है। आपको सैल्यूट है, इस केस की आवाज़ आप बने हो, लाखों दुआएं। शुक्रिया शंकर जी, आज भी हमने दिखाया है, आगे भी दिखाते रहेंगे। और अब आपसे मुलाकात होगी कल, क्योंकि मेरे जाने का वक्त हो गया है। ABP न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला आगे अखिलेश आनंद बढ़ाएंगे, और मेरी आपसे मुलाकात कब होगी? कल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में। शुभ रात्रि।